नमस्कार। तो इस छोटे से लेक्चर में हम लोग समझेंगे वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण यानी जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं या हम इसको भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो वैश्वीकरण है या भूमंडलीकरण है या ग्लोबलाइजेशन है, आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर टर्म है और हर कोई आज इसके बारे में बात करता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। और चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, यानी हमारे जीवन के सभी पक्षों को वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने प्रभावित किया है। तो प्रश्न उठता है कि वैश्वीकरण क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो अगर हम वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, यानी वैश्वीकरण एक एकीकरण की प्रक्रिया है जो पूरे विश्व या पूरी दुनिया के एकीकरण पर जोर देती है या बल देती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को, सामाजिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को और संस्कृतियों को आपस में जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया सभी देशों की व्यवस्थाओं को, उनकी इकोनॉमीज़ को, सोशल सिस्टम्स को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को या उनके कल्चर्स को आपस में जोड़ने पर बल देती है। ये प्रक्रिया विश्व के सभी देशों के मध्य अंतर्निर्भरता को बढ़ाने का काम भी करती है और पूरे विश्व को एक विश्व गांव के रूप में स्थापित करने का कार्य करती है। अब प्रश्न उठता है कि विश्व गांव की कॉन्सेप्ट क्या है, या जो ग्लोबल विलेज है इसकी अवधारणा क्या है? तो ग्लोबल विलेज या विश्व गांव की जो अवधारणा है, ये मुख्य रूप से एक गांव पर आधारित है। जैसे आप देखते हैं कि किसी गांव में, अगर आप ग्रामीण लाइफ के बारे में जानते होंगे, तो मान लेते हैं किसी गांव में 50 घर हैं, वहाँ पर 50 तमाम तरह के घर हैं वहाँ पर, और उन सभी लोगों के बीच में, सभी घरों के मध्य एक प्रकार से अंतर्निर्भरता पाई जाती है, संबंध पाए जाते हैं। यानी किसी के यहाँ से आप चावल लाते हैं तो किसी को आप गेहूँ देते हैं, आप उसके यहाँ कार्य करते हैं, वो आपके यहाँ कार्य करता है। यानी पूरा गांव आपस में एक इकाई के रूप में होता है और सभी वहाँ के निवासी, सभी सदस्य आपस में मिल करके रहते हैं। तो ये एक गांव का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब बात करते हैं ग्लोबल विलेज के बारे में, विश्व गांव के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे विश्व को भी गांव की तरह से माना जाए। जैसे गांव में सभी परिवार के सभी घरों के बीच संबंध पाए जाते हैं, वैसे विश्व के सभी देशों के मध्य में आपस में संबंध होने चाहिए। सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध होने चाहिए। यानी सभी देशों की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए सभी देश सामूहिक प्रयास करें और सभी देश एक दूसरे की सहायता करें। हम कहीं से कोई वस्तु आयात करते हैं, हम किसी को कोई वस्तु भेजते हैं, यानी पूरा विश्व एक गांव के जैसा हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। तो वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक विश्व गांव बनाने पर बल देती है। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप देखते हैं कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज अमंग पीपल्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी इस प्रक्रिया में दुनिया भर के लोगों, कंपनियों, सरकारों के बीच में वस्तुओं, विचारों एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे विश्व को हम एक सूत्र में पिरोने पर बल देते हैं। क्योंकि ताकि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सकें और सभी एक दूसरे की सहायता कर सकें और सभी में एक अंतर्निर्भरता की स्थापना हो सके। तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जो वैश्वीकरण जो टर्म है, यानी जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है, इस टर्म को पहली बार एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थियोडर
लेविट ने क्वाइन किया था। यानी द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज क्वाइंड बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थियोडर लेविट इन एन आर्टिकल टाइटल्ड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। तो थियोडर लेविट ने वैश्वीकरण शब्द को पहली बार प्रयोग किया था, कोट किया था 1983 में अपनी एक पेपर में, एक पब्लिकेशन में, आर्टिकल में, जिसका नाम था द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। अगर हम वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं तो भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को 1991 में अपनाया था। यानी भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को 1991 में अपनाया और भारत ने अपनी मार्केट को विश्व के लिए खोला, जिसके लिए तमाम तरह के सुधार भी करने पड़े थे। यानी तमाम तरह के आर्थिक सुधार किए गए। सुधार के बाद में भारत ने अपनी मार्केट को विश्व के लिए खोला। उसके बाद में भारत में बहुत सारी कंपनियों का आगमन शुरू हुआ, जिन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया। उन्होंने भारत में बहुत सारे उद्योग, इंडस्ट्रीज लगाई। तो इंडिया हैज एक्सेप्टेड और embraced द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द ईयर 1991। अगर हम यहाँ वैश्वीकरण के प्रकार के बारे में बात करें, अगर हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो वैश्वीकरण है मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। यानी द टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला आपका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यानी आर्थिक वैश्वीकरण। दूसरा है आपका पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन यानी राजनीतिक वैश्वीकरण। और तीसरा आपका सोशल एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन यानी सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। तो अगर हम पहले बात करते हैं आर्थिक वैश्वीकरण के बारे में, तो देखते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण जिसका तात्पर्य है विश्व के सभी देशों में व्यापारिक जुड़ाव, यानी विश्व के सभी देशों के बीच में व्यापारिक जुड़ाव, निर्भरता। जैसे आज आप देखते हैं भारत जापान के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, ब्रिटेन के साथ, नीदरलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार कर रहा है। तो भारत भी उनके साथ व्यापार कर रहा है और विश्व के सभी देश भी भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भारत बाहर भेजता है यानी निर्यात करता है, और बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं भारत बाहर से आयात भी करता है। जैसे भारत अगर देखेंगे तो मशीनें, दवाएं, कारें, स्टील, अनाज, वस्त्र या जेम्स जो रत्न होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इन सब चीज़ों को भारत क्या करता है, बाहर भेजता है अन्य देशों के लिए व्यापार के लिए। ठीक है। जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम में भारत ने पूरे विश्व को लगभग 110 देशों को भारत ने एक वैक्सीन भेजी थी। तो ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का ही एक प्रभाव है, ये भी एक प्रकार का वैश्वीकरण का एक पार्ट है। फिर अगर उसके बाद बात करते हैं तो देखें, जैसे भारत तो वस्तुएं भेजता है, उसी प्रकार से भारत क्या करता है, विदेशों से चीज़ें आयात भी करता है। क्या करता है, जैसे कि हमारे यहाँ सेना के लिए हथियार, कंप्यूटर, दवाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम, जो तेल है, बहुत ज़्यादा हम बाहर से मंगाते हैं। तो ये क्यों संभव हुआ या क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि वैश्वीकरण कारण हमने पूरे विश्व के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। दूसरी अगर बात करते हैं तो आपका यह है राजनीतिक वैश्वीकरण यानी पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंच के रूप में हो जाता है। जैसे आज आप देखते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में आप देखते हैं पूरा विश्व की नज़र उस पर है, पूरे विश्व का ध्यान है, पूरा विश्व प्रयास कर रहा है कि युद्ध समाप्त हो जाए, दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित हो जाए। या रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर ही पूरा विश्व कहीं ना कहीं आपस में देखते हैं उस तरफ जुड़ा हुआ है कि कैसे भी युद्ध को हम समाप्त कर दें। ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स यानी पूरे जो भू राजनीति है, ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक शासन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है विश्व के बहुत सारे देशों के बीच में, ये केवल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सभी देशों के मध्य, सभी सरकारों के मध्य एक प्रकार से एक आपस में परस्पर संबंध स्थापित हुआ है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप। तो जैसे कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान समस्या है, लेकिन वैश्वीकरण कारण या ग्लोबलाइजेशन के कारण ये कश्मीर समस्या केवल इन भारत और पाकिस्तान के बीच की नहीं है। इस समस्या में पूरा विश्व इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट लेता है। अमेरिका कई बार कहता है कि भारत पाकिस्तान को शांति बरतनी चाहिए या आपस में वार्ता करनी चाहिए। रूस का अपना एक स्टेटमेंट रहता है, जापान का अपना अलग स्टेटमेंट रहता है। तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन मीन्स
यानी पॉलिटिकली विश्व के सभी देश एक साथ आएं, मिलकर काम करें, उनके बीच में अंतर्निर्भरता हो। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि किसी देश में उथल पुथल होता है, तख्ता पलट या कू होता है, तो विश्व के सभी देश चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस देश की राजनीतिक अस्थिरता विश्व के अन्य देशों को प्रभावित करती है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कह रहे हैं सोशल एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक वैश्वीकरण। तो अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आज पूरे विश्व का जो हमारा कल्चर है, हमारी पहचान है, सामाजिक मूल्य है, वैश्विक हो गए हैं। आज हम भारत में रहते हैं तो चाइनीज़ फूड हमको बहुत पसंद है, अमेरिकन फूड हमको बहुत पसंद है, या अमेरिका वाले भारतीय खाना को बहुत पसंद करते हैं, भारतीय पहनावा पसंद करते हैं, हम अमेरिकन पहनावा पसंद करते हैं। तो हमारे जो मूल्य हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, ये भी अब देखिए पूरे वैश्विक हो गए, वर्ल्ड वाइड हो गए हैं। अमेरिका का भोजन हमको पसंद है, हमारा भोजन अमेरिकन को पसंद है, चाइनीज़ भोजन को हमको पसंद है, चाइना वालों को हमारा भोजन पसंद है। यानी ये जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं ये विश्व के अन्य देशों में प्रचलित हैं, हमारे संस्कार विश्व के अन्य देशों में प्रचलित हैं, संस्कृतियाँ हमारे विश्व के अन्य देशों में प्रचलित हैं, उसको पसंद करते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि ये सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण हुआ है। लेकिन आज हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी पूरे विश्व में आपस में जुड़ गए हैं। इसकी वजह से जो सोशल एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर आगे बात करते हैं, अगर देखा जाए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट, तो जो वैश्वीकरण की जो विशेषताएं हैं या जो इसके प्रभाव हैं, जो आप देखेंगे कि जो वैश्वीकरण ने क्या क्या प्रभाव डाला है, उसके लिए राज्यों ने क्या क्या किया है, तो आप देखेंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सबसे पहली चीज़ है क्या, रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर्स फॉर फ्री ट्रेड। यानी विश्व के सभी देशों में व्यापार तेज करने के लिए क्या हुआ है, सभी देशों ने आपस में जो व्यापारिक जो प्रतिबंध थे, नियम थे, जो तमाम प्रकार के कर थे, टैक्स थे, उनको क्या किया गया, उनको कम किया गया है, उनको रिड्यूस किया गया है, उनको रिमूवल किया गया है, ताकि मुक्त व्यापार हो सके। जैसे मान लेते हैं कि एक भारत और जापान के बीच व्यापार करना है, तो अगर बहुत ज़्यादा टैक्स जापान लगाएगा तो भारत व्यापार नहीं कर पाएगा, या अगर भारत बहुत सारा टैक्स लगाएगा तो जापान व्यापार नहीं कर पाएगा। तो व्यापारिक क्रिया बढ़ाने के लिए क्या होता है कि हम वहाँ पर जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जो कर होते हैं, उनको हम समाप्त कर देते हैं, ताकि फ्लॉलेसली हम यहाँ पर ट्रेड कर सकें, निर्बाध रूप से व्यापार कर सकें। दूसरा आप देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्विफ्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब आज अमेरिका जाना चाहें तो 10 से 12 घंटे में अमेरिका पहुंच जाते हैं, जापान पहुंच जाते हैं, कहीं भी विश्व के किसी भी देश में चले जाते हैं। आप घर पर बैठे तुरंत आप किसी को कहीं पर भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का। तीसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर है या जो विशेषता हो क्या है, इंटरडिपेंडेंसी अमंग वर्ल्ड। यानी आज पूरे विश्व में इंटरडिपेंडेंसी हो गई है, अंतर्निर्भरता हो गई है। यानी कहीं किसी देश में कोई समस्या घटती है तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम उससे अंतर्निर्भर हैं। तो जो अंतर्निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंसी है, ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का ही एक प्रभाव है, इम्पैक्ट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज एंड सर्विस एक्सचेंज, यानी ज्ञान और सेवा का आदान प्रदान। आज आप देखते हैं कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के कारण ही हमारे देश के बहुत सारे लोग बाहर जाके सेवा करते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, कंपनी में कार्य करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं। यानी जाते हैं वहाँ से कुछ सीख करके आते हैं, सिखा करके आते हैं। हमारे देश से लोग बाहर जाते हैं, बाहर लोग यहाँ पर आते हैं। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज नॉलेज एंड सर्विस एक्सचेंज भी काफ़ी शिफ्ट हुआ है, काफ़ी फास्ट हुआ है। और जो पांचवा पॉइंट है कि इंटरनेशनल एसोसिएशंस फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, यानी आज जो वैश्विक समस्याएं हैं, चाहे आपका टेररिज्म हो, चाहे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो, ठीक है, जो भी समस्याएं हैं, या ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो, यानी विश्व की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं उन पे पूरा विश्व एक साथ आ गया है। अब एक साथ आकर के उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। यानी पूरा विश्व एक साथ क्यों आया, एक साथ क्यों चिंतन कर रहा है, इकट्ठा क्यों बैठ रहा है? क्योंकि वैश्वीकरण ने सभी देशों को एक साथ आने पर मजबूर किया, ताकि मिल करके अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामूहिक समाधान निकाल सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी विश्व आपूर्ति कड़ी। आज आप देखते हैं जो विश्व व्यापार है आपस में जुड़ा हुआ है। भारत, जापान, चीन, सिंगापुर, अमेरिका, यानी पूरा व्यापार आपस में जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आप सप्लाई चेन है आप देखते हैं पूरे जुड़ी हुई सारे देशों साथ में। यहाँ पर कह सकते हैं अगर यहाँ पर भारत है तो यहाँ चीन है,
या यहाँ पर सिंगापुर है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन भी इसे डेवलप हुई है क्योंकि आज पूरा विश्व, सारा जो देश, सारा विश्व है वो वैश्वीकृत हो गया है या ग्लोबलाइज हो गया है। फिर सातवां पॉइंट है लेबर मोबिलिटी। आज आप देखते हैं कि हमारे देश के लाखों लोग गल्फ कंट्री जाते हैं, खासकर सऊदी अरबिया जाते हैं या ओमान जाते हैं, कतर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, और वहाँ बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं व्यापार के लिए या लेबर करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो जो लेबर की मोबिलिटी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो हमारे देश के लेबर वहाँ कार्य करने कैसे जाते, ये वहाँ के लोग यहाँ कैसे आते? तो चाहे मेडिकल के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो या रोजगार के लिए हो, जो इतनी मोबिलिटी हुई है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का। तो अगर ये सारी बात की तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि हमारे मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। अब मान लेते हैं भारत में टाटा कार बनाती है, महिंद्रा कार बनाती है, और कोरिया से हुंडई आ गई, किया कंपनी आ गई, अमेरिका से फोर्ड आ गई, जापान से होंडा आ गई, तो उन्होंने भी कार बनाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि इस कार मार्केट में कंपटीशन हो गया। अब हर कोई अच्छे प्रोडक्ट देने का प्रयास कर रहा है, तो कंपटीशन क्या हुआ कि हर कंपनी को ज़्यादा मेहनत प्रॉफिट करना पड़ रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर आप देखते हैं रिसेशन, मंदी की ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या है कि अगर मंदी अमेरिका में होती है तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, चाइना में होती है तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, क्योंकि आपस में सारी बाजारें, सारे व्यापार जुड़ गए हैं। उसके बाद बात करते हैं जो डिजीजेज, जो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी पीपल मोबिलिटी होती है, लोग आते हैं जाते हैं, तो रोग भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं। अब कोरोना कैसे आया? कोरोना चीन से आया था, यानी कोविड-19 चीन से आया था। क्यों आया था? अगर भारत से चीन के बीच में आना जाना नहीं होता या किसी देश से आना जाना नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो ये ऐसी बीमारी कैसे आती? नहीं आती। तो जो डिजीज़ आती हैं कई बार ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही आती हैं, एक नकारात्मक भाव है। फिर करप्शन बढ़ गया है, साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बढ़ गई है, और आतंकवाद बढ़ गया है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसको आप देख सकते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट हैं, इस तरह इसको आप समझ सकते हैं।